Welcome to the Law Series. In this video, we will discuss the Constitution of India simplified for law aspirants. This is a dedicated video series for judicial aspirants, LLM entrance candidates, and anyone preparing for competitive legal exams. Here we break down the Constitution of India one concept at a time. Whether you are a beginner or revising for your mains, the series covers historical foundation, key provisions, important acts and amendments, exam relevant interpretations, and all of these is done in bilingual because it will include both English and Hindi. From the Government of India Acts to fundamental rights, directive principles to federalism, we will guide you through each topic in a simple, structured, and exam focused manner. Stay tuned. Take notes and strengthen your constitutional law foundation with us. So, in this video, we will be discussing about the framing of the constitution. So, this is the slide that is concerned with the framing of the constitution of India. ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी इस स्लाइड पे और आने वाली स्लाइडों पे है वो आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की नोटबुक एक अलग से बना लेनी है और उसमें मार्क डाउन कर देनी है क्योंकि इन दी एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग विच विल बी ऑफ एमसीक्यूज। तो आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो वन और कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो टू जो कि ये है ये जब आप देख लेंगे तो उसके बाद वी विल बी गोइंग थ्रू ऑल दी एमसीक्यूज विच आर देयर विच इज कंसर्न विद द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और जितनी भी स्लाइड्स में हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारी चीजें उसमें होंगी। सो कमिंग टू द स्लाइड, बैकग्राउंड एंड इनिशियल डिमांड। In 1934, the idea of Constituent Assembly for India was proposed for the very first time by एमएन रॉय, है ना। एमएन रॉय ने इस आइडिया को दिया था जिसमें हमें फॉर्मेशन करनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेसिकली क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो बॉडी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। बहुत हद तक ये बॉडी सिमिलर थी आज के पार्लियामेंट से, है ना, क्योंकि एक एक टॉपिक को एक एक राइट को एक एक चीज के ऊपर डिबेट डिस्कशन बहुत ही विस्तार से हुई है। इसीलिए आगे जाके आपको पता चलेगा कि इसका जो टाइम पीरियड था वो ऑलमोस्ट 2 साल 11 महीने के करीब था, है ना। यानी कि लगभग 3 साल लग गए 395 आर्टिकल्स को लिखते लिखते, कंपोज करते करते, है ना, कॉन्स्टिट्यूट करते करते। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज लाइक द पार्लियामेंट जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट। और ये वी विल बी डिस्कसिंग मोर कि कौन उसके ड्राफ्टिंग चेयरमैन थे, कौन थे, बट आप ये समझ लीजिए कि उस टाइम पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे लोग, है ना, और उन जैसे दिग्गज लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग, और ये सारे लोग देवर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। और इन लोगों के बीच में हर मुद्दे को लेके बहुत ही विस्तार से बहस हुई, ठीक है। सो इन 19 कमिंग बैक टू द वीडियो, इन 1935 द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे के सारे तथ्य हैं। जहां पर भी एक्सप्लेन करने वाली चीज आएगी तो मैं उसको डीप डाउन एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये सारे के सारे तथ्य आपको ऐसे ही याद करने हैं। और ये आपको याद करके क्या फायदा होगा, इस वीडियो को गो थ्रू करके आपको क्या फायदा होगा, ये हम एंड में देखेंगे जब वी विल बी गोइंग थ्रू द एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज ऑफ डिफरेंट ईयर्स। तो इनसे सवाल पूछे गए हैं तो इसलिए इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड वाज ब्रिटिश गवर्नर्स रेस्पॉन्स। तो अगस्त ऑफर जिसको हम बोलते हैं 1940 में अगस्त ऑफर आया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाने की हमारी डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। देन 1942 देयर इज क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन हम शायद पहले भी थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। क्रिप्स मिशन का नाम पड़ा सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स के नाम पर, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर थे। ही विजिटेड इंडिया विद अ ड्राफ्ट प्रपोजल। ये एक ड्राफ्ट प्रपोजल के साथ इंडिया आए थे जिसमें इन्होंने एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया के लिए फ्रेम करने की और इंडियंस के लिए फ्रेम करने की बात कही थी, ठीक है। बट इसको मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज मुस्लिम लीग उस टाइम पर चाह रही थी कि दो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बने जो कि दो अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करें, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान, है ना। सो लास्ट थिंग इज कैबिनेट मिशन विच वाज देयर इन 1946। तो कैबिनेट मिशन ने एक स्कीम को प्रपोज किया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ
Constituent Assembly, which was accepted by Muslim League and aimed to create a unified इंडिया. सो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट जो एक्सप्लेन करने वाली चीज थी, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है वो मैंने डीप डाउन कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है. सो नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. So now we will see the composition of the Constituent Assembly. तो जैसे मैंने बताया Constituent Assembly की बहुत हद तक अगर आज आपको झलक देखनी है तो then you will be finding that in the Parliament of India. जैसे कि आज हमारे MPs, MLAs हम चुनकर भेजते हैं. फॉर पार्लियामेंट इट इज MPs, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर हम भेजते हैं. तो उसी तरीके से आपको यहाँ देखेंगे कि कुछ मेंबर्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा चुने गए थे. ठीक है, और फिर वो जाकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करते और उसमें जाके उनको फिर लॉ बनाते. जैसे आज हम देखते हैं हमारा पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा. पहले एक बिल जाता है, लोकसभा डिबेट होती है, और फिर राज्यसभा जाता है, वहां डिबेट होती है, फिर वहां से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है एंड देन बिकम्स एन एक्ट. तो उसी तरीके के कुछ प्रावधान किए गए थे. जो मेंबर्स का इलेक्शन होना था वो प्रोविंशियल असेंबली से होना था, लेजिस्लेटिव असेंबली से होना था. तो ये सारी चीजें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली हम पहले डील कर चुके हैं डिटेल में इन द लास्ट वीडियो. ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट की गई नवंबर 1946 में. एक एक जो शब्द यहाँ पर मेंशन है, हाईलाइटेड है, वो आपको लिख लेना है क्योंकि इनसे PYQs में सवाल पूछे गए हैं. तो कैबिनेट मिशन के थ्रू नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया गया. इसकी टोटल स्ट्रेंथ थी 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस से लिए गए थे, 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट से लिए गए थे, 4 फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से लिए गए थे. अब प्रिंसली स्टेट्स क्या थी? प्रिंसली स्टेट्स उस टाइम पे कुछ राजशाही परिवार थे जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में अपना राज चलाते थे. जैसे कि नवाब और भी राजा थे जो कि अंडर ब्रिटिश रूल काम करते थे. बट उनका एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लैंड उनके पास था, लेकिन वो अधीन जो थे वो ब्रिटिश सरकार के ही थे. तो कुछ टैक्सेस वगैरह लेने का उनके पास अधिकार हुआ करते थे, कुछ और थोड़े बहुत अधिकार थे. एक तरीके से वो एक पर्टिकुलर एरिया के राजा हुआ करते थे. जैसे कि हम सुनते हैं कि हमारे लौह पुरुष ने जाके जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था तो 500 प्लस प्रिंसली स्टेट्स बताई जाती हैं, है ना. तो 500 प्लस प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं से जाकर बात की थी और उसके बाद उनको एकजुट करके पूरा एक यूनाइटेड इंडिया बनाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, है ना. तो वो उसी प्रिंसली स्टेट्स की बात हो रही है. वहां से 93 फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स चुने जाने थे. इलेक्शन मेथड क्या था? दैट मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द ब्रिटिश प्रोविंसेस वर टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली. यानी कि जैसे कि आज के टाइम पे MLA होते हैं, वैसी प्रोविंसेस थे. प्रोविंसेस मतलब जैसे कि वेस्ट बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, है ना. तो इस तरीके के कई सारे प्रोविंसेस थे. प्रोविंसेस हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए हैं. तो उसी तरीके के प्रोविंसेस में से मेंबर्स चुने जाने थे जिनको एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिलता. अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शन उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिलता और उसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मिलता, जो आज भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ही मिलता है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स का कैसे हुआ? वो प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो 93 प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे प्रिंसली स्टेट्स से, है ना. तो वो सारी की सारी प्रिंसली स्टेट्स के नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे. उस प्रिंसली मतलब जो भी राजा होगा वो किसी बंदे को नॉमिनेट करेगा और वो प्रिंसली स्टेट का नॉमिनेशन देंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, है ना. इलेक्शंस, द इलेक्शंस फॉर 296 सीट्स allocated to the British India provinces were held in July August 1946, है ना. तो 296 सीटों पे जुलाई से लेके अगस्त 1946 तक इलेक्शंस चले, जिसके थ्रू मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स चुने गए. So this was the whole process which was followed at that time. So now we will be moving on. Now we will be discussing the working of the Constituent Assembly. तो सबसे पहली मीटिंग जो थी Constituent Assembly की, that is held on 9 दिसंबर 1946. ये डेट आपको याद रखनी है बिकॉज ये कुछ एग्जाम्स में PYQs में पूछी गई है. उसको मुस्लिम लीग ने पूरी तरीके से बायकॉट किया बिकॉज दे वांट अ सेपरेट पाकिस्तान, सेपरेट कंट्री उनको चाहिए थी. 211 मेंबर्स ने फर्स्ट सेशन को अटेंड किया, है ना. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि ओल्डेस्ट मेंबर थे, ही वाज अपॉइंटेड एज द इंटरिम प्रेसिडेंट. अब इंटरिम प्रेसिडेंट किस चीज के, याद रखना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, है ना. बट परमानेंट लीडरशिप लाइक प्रेसिडेंट, तो परमानेंट लीडरशिप किनके पास थी?
जो कि इलेक्टेड हुए दिसंबर 11 1946 को। इंटरिम प्रेसिडेंट इसलिए इलेक्ट किया गया ओल्डेस्ट मेंबर को, क्योंकि उस टाइम पे पहले वोटिंग नहीं हुई थी, तो उनको एक तरीके से हाउस की वर्किंग के लिए ऐसे समझ लो, ये पोस्ट ऐसे मान लो जैसे स्पीकर ऑफ द लोकसभा हो गया, कि जो हाउस को चलाएगा। तो पहले दिन तो वोटिंग होनी थी प्रेसिडेंट के लिए, तो जब तक इंटरिम प्रेसिडेंट चुन लिया गया सचिदानंद सिन्हा को, उसके बाद वोटिंग हुई। 11 दिसंबर 1946 को वोटिंग के थ्रू प्रेसिडेंट चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, ये ऐसी पोस्ट है जो कि ऐसे समझ लीजिए लोकसभा के स्पीकर के बराबर हो गई। और वाइस प्रेसिडेंट चुना गया एच सी मुखर्जी को। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर चुना गया सर बी एन राव को, एंड ही वॉज अपॉइंटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, the assembly held 11 sessions over period of 2 years 11 month and 18 days। ये आपको टाइम पीरियड याद रखना है, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये पूछा गया है पीवाई क्यूज में। और सेशन कितने हुए? 11 सेशन हुए। ठीक है, सेशन आप ऐसे समझ लीजिए कि एक सेशन हुआ, टॉपिक्स पे डिस्कशन हुआ, फिर दूसरा सेशन हुआ जैसे कि फंडामेंटल राइट्स पे डिस्कशन हुआ, फिर दूसरा टॉपिक, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर दूसरा सेशन हुआ तो उसमें मान लीजिए कि हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हुई। फिर 10वां सेशन हुआ तो मान लीजिए उसमें हमारी इमरजेंसी प्रोविजन डिस्कस हुए। तो इस तरीके से 11 सेशंस हुए, और ये 11 सेशन चले 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, फाइनल सेशन इसका हेल्ड हुआ 24 जनवरी 1950 को, है ना। और कुछ प्रोविजनल जिस जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, ये हमारे एक तरीके का प्रोविजनल पार्लियामेंट था। तो द असेंबली फंक्शन एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही कॉन्स्टिट्यूशन का गठन भी किया। और जब तक ऑफिशियली हमने पहला इलेक्शन नहीं करा लिया इंडिया में, जो कि हुआ था 1951 में, 52 में, 51 से 52 तक चला। तो जब तक हमने पहला अपना इलेक्शन नहीं करा लिया, जब तक एज अ पार्लियामेंट जो काम किया वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही किया, है ना। टिल फ्रॉम 26 जनवरी 1950 तक। ठीक है, तो फाइनल सेशन कब हेल्ड हुआ? जनवरी 24 1950 को, है ना। कितने दिन चले थे, कितने सेशन हुए थे? 11 सेशन हुए थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन तक चले थे। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। सो नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। So for the very first time, the objective resolution was moved by Jawaharlal Nehru on December 13, 1946। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली आज का प्रियम्बल है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रियम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। जैसे कि वर्ड अपने आप में बता रहा है, उसमें ऑब्जेक्टिव्स मार्क करे गए थे फॉर आर फॉर आवर फोरफादर्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, जिसपे वो काम करेंगे। ठीक है, लेटर ऑन उनमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स जो थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, इस तरीके के कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये सबसे पहले पटन पर रखा गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऑन दिसंबर 13 1946। ये इंपॉर्टेंट डेट बन जाती है, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और बाकी आपको पता ही है कि फिर रेजोल्यूशन, तो रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर चीज पे डिबेट होना, डिस्कशन होना। फिर कुछ चीजें स्पीचेस से इनकॉर्पोरेट करी गई, बहुत सारी चीजें वोट थ्रू वोटिंग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बकायदा वोटिंग हुई पर्टिकुलर टॉपिक पर कि इसको रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए। तो basically objective resolution was the preamble, was the objective which is put in front of our constitutional maker, जिसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, इस तरीके की चीजें थी। उनमें से कुछ मान लिए गए, कुछ नहीं माने गए, और जो मान लिए गए वो आज हम प्रियम्बल की फॉर्म में अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखते हैं। ठीक है, and the significance of the objective resolution was that it laid down the philosophy and foundational principle, कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन को मेकिंग की ओवरऑल फिलॉसफी होगी वो इन ऑब्जेक्टिव के ही अराउंड घूमेगी। जैसे कि जस्टिस, सोशल, है ना, सोशल जस्टिस होनी चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। तो इस प्रकार की चीजों के आसपास ही हमारी जो ऑब्जेक्टिव है, जो कि फिलॉसफी है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम
घूमेगी, जब जो लॉ मेकर्स के सामने रखी गई, कि जैसे फंडामेंटल राइट्स राइट्स आएंगी या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आएगी, तो हम उनको वी विल बी checking them on the basis of the objective resolution, the objective which are being put forward, ठीक है। philosophy of foundational principles objective resolution के थ्रू रखे गए। anonymously जनवरी 22 1947 को हमने उसको अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। लेटर ऑन ये रेजोल्यूशन हमारा बनता है, एंड ऑल्सो दिस रेजोल्यूशन इज इनकॉर्पोरेटेड इन दी प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसके अलावा जो अदर फंक्शंस थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इन एडिशन टू द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज दैट इट रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ को लेकर जो इंडिया की मेंबरशिप थी उसको रेक्टिफाई किया गया मई 1949 को, एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग जुलाई 22 1947 को। दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। वैसे तो सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये सारे ही लगभग पूछे जा चुके हैं एमसीक्यूज में, पीवाईक्यूज में, बट सबसे ज्यादा रिपीटेड जो है इसमें ये अडॉप्शन ऑफ द नेशनल फ्लैग है। देन वी अडॉप्टेड द नेशनल एंथम January 24, 1950, adopted national song on January 24, 1950, and elected Dr. Rajendra Prasad as the first president of India, that too on also on January 24, 1950। इससे पहले हमने देखा he was elected as the president of Constituent Assembly, है ना। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो हुए थे 11 दिसंबर को हुए थे 1946। बट फॉर द फर्स्ट टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया, इलेक्ट किया गया ऑन जनवरी 24 1950। so I hope all the points are clear, so we will be moving on to the next topic. So now we will be discussing about the drafting committee of the constituent assembly। तो हम एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो फॉर्म हुई थी दिसंबर 1946 में, लेकिन उसके बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलग से फॉर्म करी गई 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। उसका काम था टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट फॉर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक मेजर बॉडी है, एक बड़ी बॉडी है, और उसके अंदर ड्राफ्टिंग कमेटी आती है। ड्राफ्टिंग कमेटी उसके विद इन एक बॉडी है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास और भी कई सारे काम थे, है ना, कि और भी कई सारे डिस्कशंस उसमें ऑलरेडी हो रहे थे, फॉर्मल इनफॉर्मल हर तरीके की चीजें डिस्कस होकर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी जा रही थी। बट कॉन्स्टिट्यूशन को एक फॉर्मल किताब बनाने की जो जिम्मेदारी दी गई, उसके अंदर जो टेक्निकलिटीज को लिखने की या देखने की जिम्मेदारी दी गई, प्रोविजंस तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही बना रही थी, लेकिन बहुत सी चीजें जो डिस्कस होकर आ रही थी, तो उनके ऊपर टेक्निकल चीजों को देखने की जिम्मेदारी जो दी गई, दैट इज गिवन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट, वो सॉरी टू द ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी के 7 मेंबर थे, जिसमें से चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, क्योंकि बी आर अम्बेडकर जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के उस टाइम पे एपिटोम थे, आज भी एपिटोम है ना। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया कॉन्स्टिट्यूशन की। एन गोपालास्वामी अयंगर उसके मेंबर थे, ए के अय्यर उसके मेंबर थे, के एम मुंशी उसके मेंबर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला उसके मेंबर थे, एन माधवराव मेंबर थे, जो कि बाद में बी एल मीटर से रिप्लेस किए गए क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी, सॉरी ड्यू टू हिज हेल्थ इश्यूज, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। और लास्ट 7वें मेंबर थे कृष्णमचारी, रिप्लेस्ड बाय डीपी खेतान, क्योंकि वो पास्ट अवे हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। सो आई होप बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का और ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। सो विद दिस वी विल बी मूविंग ऑन एंड टेकिंग द नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने कैसे कैसे टेक्निकल काम किए ड्राफ्ट करने के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो टेक्निकलिटीज उसमें ऐड अप करके एक पूरा ड्राफ्ट तैयार हुआ, और पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा फरवरी 1948 में, जिसको फिर पब्लिक एट लार्ज के पास भेजा गया, है ना, पब्लिक कमेंट्स के लिए, क्रिटिसिज्म्स के लिए, डिबेट के लिए और सजेशंस के लिए, ठीक है। जैसे कि आज के टाइम में भी कुछ लॉस को लेके ये चीजें फॉलो हो रही हैं। तो जैसे कि कोई एक्ट आता है तो पहले पब्लिक से उस पे कुछ कमेंट्स लिए जाते हैं, क्रिटिसिज्म लिए जाते हैं या सजेशंस लिए जाते हैं, कौन से
पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करना है और कौन से पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट नहीं करना। तो इसी तरीके से पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया गया, और ये बहुत ही अच्छी एक प्रक्रिया है कॉन्स्टिट्यूशन की, डेमोक्रेसी की, जिसको हम कहते हैं डिस्कशन, डिबेट एंड क्रिटिसिज्म। तो वो सारे के सारे किए गए। पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा सामने रखा गया लोगों के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और उसमें पब्लिक कमेंट्स, क्रिटिसिज्म और सजेशंस लिए गए। फिर उन सजेशंस को, उन क्रिटिसिज्म्स को, उन कमेंट्स को गौर तलब करने के बाद एक दूसरा, एक रिवाइज्ड ड्राफ्ट बनाया गया, और सेकंड ड्राफ्ट जो था वो पब्लिश किया गया अक्टूबर 1948 को। ठीक है, उसके बाद पूर्ण रूप से जो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 1949 नवंबर 26 को। ठीक है, ओरिजिनली इसके अंदर प्रियम्बल था, आर्टिकल जो थे 395 आर्टिकल्स थे, और 8 शेड्यूल थे। लेकिन यहाँ पर अभी पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको इनेक्ट नहीं किया गया। कुछ स्पेशल प्रोविजंस को, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को ही इनेक्ट किया गया, जो कि रिलेटेड थे इलेक्शन से, है ना, ताकि इलेक्शन की प्रक्रिया एटलीस्ट शुरू हो सके। उसके बाद सारे प्रोविजंस को अभी अडॉप्ट नहीं किया गया, सारे प्रोविजन को अभी एनफोर्स नहीं किया गया था। ठीक है, तो कुछ प्रोविजंस को नवंबर 26 1949 को एनफोर्स कर दिया, जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्शन से रिलेटेड, और कुछ और प्रोविजंस को। बाकी फिर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस को इन्फोर्स कर दिया गया ऑन जनवरी 26 1950, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ रिपब्लिक डे। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए होंगे, और आपकी समझ में आ गए होंगे। सो वी विल बी टेकिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो जितनी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, उन सब की एक लिस्ट मैंने यहाँ बनाई है, सो सो दैट ये आपके लिए आसान हो जाए समझना और लिखना। तो ताकि आप इसको इजीली अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सको, या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले सको, ताकि ये आपको आगे के लिए याद हो जाए। क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं और दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। सो विद दिस आई विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। So now we will be discussing about the nature of the Indian Constitution। ठीक है, तो मेजरली टू टाइप्स के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें सारी की सारी पावर जो है वो एक यूनिफाइड होती हैं और स्ट्रॉन्ग सेंट्रल के हाथ में होती है। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है स्टेट वाइज या प्रोविंशियल वाइज पावर्स को डिवाइड नहीं किया जाता है, और कोई भी लॉ मेकिंग पावर जो होती है वो सारी की सारी केंद्र के पास या फिर सेंट्रल के पास होती हैं। ठीक है, बट दूसरा टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कि है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि एक पावर होती है सेंट्रल के पास, सेंट्रल के पास अपनी पावर्स होती हैं, वो उनके पास अपने सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर वो लॉ बना सकते हैं। दूसरी पावर जो होती है वो होती है स्टेट्स या प्रोविंसेस के पास। तो प्रोविंसेस के पास अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब्जेक्ट पे वो लॉ बना सकते हैं। और जो ज्यादा हाईली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, तो उसमें क्या होता है कि ना ही स्टेट सेंट्रल में हस्तक्षेप कर पाती है, और ना ही सेंट्रल स्टेट के सब्जेक्ट्स में हस्तक्षेप कर पाती हैं। वो एक तरीके से पूरी की पूरी तरीके से अलग होती हैं, अपनी अपने लॉज बनाने के लिए, अपने अपने सब्जेक्ट पे लॉज बनाने के लिए। और किसी भी प्रकार ना ही एक स्टेट का दूसरी स्टेट में कोई हस्तक्षेप होता है। तो एक तरीके से सारी की सारी पावर्स स्टेट को दे दी जाती हैं कुछ सब्जेक्ट की, और उसमें सेंट्रल का हस्तक्षेप नहीं होता। और सेंट्रल के बाद जिन सब्जेक्ट्स पे बनाने की पावर होती है उसमें स्टेट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, है ना। और जब इसमें एक बहुत ही श्राउड और रिजिड वो होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है, तो उसको हम कहते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर कॉन्स्टिट्यूशन, आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ काइंड ऑफ क्वाजाई फेडरल। तो वो हम आगे अभी समझने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट डेफिनेशन विच इज गिवन बाय डिफरेंट पीपल्स। सो नाउ आई विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज द डिबेट ऑन द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही प्रिसाइज करके मैंने ये डिबेट लिखी है ना। इसमें जो मेन टॉपिक्स उभर कर आते हैं वो है कि इंडिया इज अ क्वाजाई फेडरल। कुछ कहते हैं कि इट इज अ फेडरल विद स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर्स। ये दो मेजरली डिबेट्स सेंटर पॉइंट हैं।
है ना, सेंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, बट इसमें कुछ ऐसे प्रोविजन जरूर हैं जो कि सेंटर के पास हैं, जो स्टेट पावर को ओवरराइड करता है। प्रोफेसर केसी वेयर कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्वाजाई फेडरल है। ठीक है, ये टर्म याद रखनी है। प्रोफेसर केसी ने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाजाई फेडरल। क्वाजाई फेडरल, क्वाजाई का मतलब क्या होता है? अ काइंड ऑफ फॉल्स फेडरल। इसका बेसिकली अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन लिया जाए तो उसका मतलब होता है फॉल्स फेडरल, पूरी तरीके से फेडरल ना होना। तो ये टर्म याद रखिए क्योंकि ये डायरेक्टली पूछा गया है ना। एसेंशियली अ यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडरी फेडरल फीचर्स। तो क्वाजाई फेडरल यूज किया केसी वेयर ने। प्रोफेसर जेनिंग्स ने बोला फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। फेडरल तो है बट इसकी जो टेंडेंसी है वो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल है ना, कि सेंटर के पास ऐसे बहुत सारे प्रोविजन हैं जिसमें वो स्टेट में हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, बट मैं बता देता हूँ। जैसे कि स्टेट इमरजेंसी के टाइम पे और कुछ पावर्स 249 में राज्यसभा को भी दे रखी हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसमें कुछ टाइम के लिए या फिर कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हाईली सेंट्रल हो जाता है। तो ठीक है, इसी वजह से इन्होंने ये बोला होगा मे बी। तो इनकी स्टेटमेंट यहाँ लिख दी है, ये स्टेटमेंट मैंने समझा भी दी है और इम्पोर्टेंट है। फिर सुप्रीम कोर्ट 1963 में इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला कि इट इज नॉट फुल्ली फेडरल। ठीक है, जो दिखता भी है इट इज नॉट फुल्ली फेडरल, क्योंकि कई मामलों में कोई प्रोविजंस वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में है जहां सेंट्रल स्टेट की पावर्स के साथ हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, फिर जस्टिस डी सुब्बा राव ने एक माइनॉरिटी व्यू दिया दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। इसी केस में स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में जस्टिस डी सुब्बा राव का माइनॉरिटी व्यू था, जिसमें उन्होंने बोला that the Indian Constitution is federal. Later on, Justice Beg in 1978, in the state of Karnataka versus Union of India, supported that the federal nature of the state. उन्होंने भी यही बात बोली जस्टिस बेग ने कि इंडिया और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल इन नेचर। फिर जस्टिस मदान ने सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस ब्रोजोनाथ गांगुली वाले केस में ही लेटर ऑन अगेन सपोर्टेड the federal view. And lastly, in the SR Bomai versus Union of India, the majority opinion declared that the Indian Constitution is indeed federal. So I hope ये डिबेट और इसके अराउंड के जो केस लॉज हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। और ये सारे आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, बिकॉज व्हेन वी विल बी गोइंग थ्रू द PYQs तो आपको ये चीज दिखेगी कि वहां पर ये है। और ये ऐसे ही की ऐसी स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए जुडिशरी के कई सारे एग्जाम्स में। सो विद दिस वी विल बी टेकिंग ऑन टू द वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो हियर आर सम essential elements of a federal constitution which are dealt. Federal constitution typically includes the following key elements. ये सारे के सारे elements एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं। सबसे पहली है डिवीजन ऑफ पावर। सो अ वेरी क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर इज देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डिवीजन ऑफ पावर किसके बीच में? तीन इंपॉर्टेंट बॉडीज के बीच में, दैट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और तीसरी है जुडिशरी। ठीक है, तो तीनों के पास बहुत ही क्लियरली स्पेसिफिकली मेंशन्ड पावर्स हैं, बहुत ही क्लियर कट पावर्स हैं, और तीनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। एक बाउंड्री क्रिएट की गई है, बट हस्तक्षेप ना करने का मतलब ये नहीं है कि जहां वो गलत है उनको करेक्ट भी ना किया जा सके। तो एब्सोल्यूट पावर भी किसी के पास नहीं है। सब अपनी अपनी पावर की सबके पास कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो जहां पर भी वो अपनी पावर्स को उस पॉइंट से आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, तो दूसरे ऑर्गन्स उसको अपनी लिमिट में लेकर आते हैं। ठीक है, अगर कोई लॉ ऐसा बनाया जाता है जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो आर्टिकल 13 हमारे पास है। हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट फिर उसको दोबारा कोशिश करके उस जो वो एक बाउंड्री लांगी गई थी, जो एक लिमिट से आगे गई थी, जो पावर का अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा यूज किया गया था, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाके आर्टिकल 13 में हमारे पास पावर है कि हम उसको नल एंड वॉइड करा सकें। तो इस तरीके से डिवीजन ऑफ पावर इज देयर।
बहुत ही स्ट्रिक्ट डिवीजन ऑफ पावर है विद स्पेशल प्रोविजंस, but still restrictions are also there. The power is not absolute. सेकंड इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों के ऊपर है। ठीक है, इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, और वो इसीलिए इन सबको लिमिट करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, अगर कोई अपनी पावर को एक्सीड करने की कोशिश करता है तो वहां पर रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, स्पेशल प्रोविजंस भी हैं, जो उनको फिर एक लिमिट में लाने की कोशिश करता है। देन देयर इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पोर्टेंट एसेंशियल है। वी हैव a written constitution. In fact, we have the lengthiest constitution. ठीक है, तो हमारे पास हर चीज के लिए बहुत ही क्लियर कट ड्राफ्टेड प्रोविजंस हैं, बहुत ही क्लियर कट एक्सप्रेस प्रोविजंस हैं। फिर इट शुड बी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड होना पड़ेगा अगर आप फेडरल हैं। चूंकि रिजिड इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि देयर आर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल। तो यानी कि प्रोविंसेस को या स्टेट को भी कुछ सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं, और उनको वो बहुत रिजिडली ये पावर दे रखी है कि वो अपने सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकते हैं और सेंटर उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो इसलिए रिजिड होना भी एक एसेंशियल क्वालिटी है एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की। फिफ्थ पॉइंट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि पावर जो है वो डिवाइडेड है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। अगर दोनों के बीच में कोई दिक्कत खड़ी होती है, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ खड़ा होता है, तो इसीलिए आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यहाँ पर मेंशन है, उसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉल्स दैट इफ देयर इज एनी थिंग बिटवीन एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट एंड यूनियन और बिटवीन टू स्टेट, है ना। तो इसीलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके समझ में आ गए हैं। सो वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो अभी हमने डिस्कस किए थे फेडरल फीचर्स, एंड नाउ एज इन द डेफिनेशन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ क्वाजी फेडरल विद, और कुछ लोगों ने बोला है कि सेंटर कुछ पॉइंट्स में बहुत ही ज्यादा यूनिटरी हो जाता है, बहुत ज्यादा पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। तो यस, so now we will discuss the features, the unitary features in the Indian Constitution. तो पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। गवर्नर जो होता है उसकी सारी जो भी चीजें होती हैं, वो ऑफिस जो होल्ड भी करता है वो ऑन द एक्सरसाइज ऑफ ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, तो गवर्नर एक तरीके का एजेंट होता है सेंट्रल का स्टेट्स में, और गवर्नर के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं जिसको वो इंजॉय करता है एक स्टेट में, व्हेन इट कम्स टू द लेजिस्लेशन एंड ऑल। तो इसीलिए ये एक फीचर है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल यूनिटरी भी है, फेडरल होने के साथ साथ। पार्लियामेंट कुछ केसेस में स्टेट पे लॉज बना सकता है व्हेन इट कम्स टू द नेशनल इंटरेस्ट, आर्टिकल 249 जो मैंने पहले भी बोला था। ठीक है, उसके अलावा बाउंड्रीज को ऑल्टर करने की पावर जो है वो है सेंट्रल के पास, कि किस स्टेट की बाउंड्री कितनी होगी उसको ऑल्टर करने की पावर स्टेट के पास, सेंट्रल के पास है। यानी कि वो स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर भी कर सकता है, स्टेट को, दो स्टेटों को जोड़कर एक स्टेट भी बना सकता है, एक स्टेट को तोड़कर दो स्टेट भी बना सकता है, जो कि हम देखते हैं कि जैसे कि हमारी रिसेंटली कुछ स्टेट्स बनाई गई हैं साउथ में, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से वो स्टेट को तोड़ भी सकता है, और ये पहले एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे कई बार कि पंजाब को तोड़कर फिर हरियाणा और हिमाचल। तो इस तरीके से कई सारे एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं कि पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू ऑल्टर द बाउंड्रीज, जो कि एक फीचर है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का। थर्ड है इमरजेंसी प्रोविजन। सो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी बहुत सारी पावर्स जो है वो यूनिटरी में ऑटोमेटिकली सेंट्रल के पास वेस्ट हो जाती हैं, और जब स्टेट इमरजेंसी का फेलियर होता है तो उसके अंदर की बहुत सारी पावर्स ऑलमोस्ट सेंटर के पास आ जाती हैं, और सेम इज द केस विद फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये हम डीप में पढ़ेंगे व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द इमरजेंसी। So we will be seeing the fifth point, that is there is a single constitution.
ठीक है, JNK में एक कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, बट दैट टू इज नाउ रिमूव्ड आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। और वैसे भी हमारे पास एक सिंगल ही कॉन्स्टिट्यूशन शुरू से था, है ना। Then we will see the flexibility in amendments. So many provisions can be amended by a single majority, which is a feature of unitary constitution. जैसे कि रिगार्डिंग दी स्टेट ऑल्टरेशन ऑफ द बाउंड्री ऑफ द स्टेट, तो उसको भी हम सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। तो ये एक प्रोविजन जो कि एक फीचर है यूनिटरी का। सिंगल सिटीजनशिप होती है, ऐसा नहीं है कि अगर हम यूपी में रहते हैं या बिहार में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, तो हमारे पास एक सिंगल सिटीजनशिप है, हमें किसी स्टेट की सिटीजनशिप नहीं लेनी पड़ती, जो कि एक यूनिटरी फीचर है। और ऑल इंडिया सर्विसेज, तो हमारे पास कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, जैसे कि IAS IPS। उसके अलावा हमारे पास स्टेट लेवल पर भी सर्विसेज होती हैं, ठीक है। बट ऑल इंडिया सर्विसेज के नाम पे हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा का पूरा ऑल इंडिया सर्विसेज के नाम पर चलता है। हालांकि जुडिशरी से रिलेटेड जो सर्विसेज है दैट कम्स अंडर स्टेट। सो दीज आर दी यूनिटरी फीचर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप मैंने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि इनसे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं PYQ में। सो नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड बोथ यूनिटरी and federal structure of the constitutions. So now the question which came into our mind is that, is the Indian constitution rigid or flexible when it comes to the nature of the constitution? So the Indian constitution incorporates both rigid and flexible features. ठीक है, तो दोनों तरीके के प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। जब जरूरत पड़ती है तो कुछ चीजों में वो बहुत ज्यादा रिजिड भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टेट सब्जेक्ट्स हैं और सेंट्रल सब्जेक्ट्स हैं, और वी हैव अ कॉन्करेंट लिस्ट। तो जब स्टेट के सब्जेक्ट की बात आती है तो यहाँ पर मेक श्योर किया जाता है कि ओनली स्टेट हैज द पावर टू मेक द लॉज एंड एवरीथिंग विल बी गवर्न्ड बाय द स्टेट। ठीक है, और अगर उसमें सेंट्रल हस्तक्षेप करने की कोशिश करती हुई है तो वी हैव सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कई सारे जजमेंट्स जिसके हैं, जिसमें वो बताती है सेंट्रल को कि आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, बिकॉज द लेजिस्लेटिव पावर वेस्ट इन द स्टेट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, बट एट द सेम टाइम हमने डिस्कस किया कि कुछ जगह पे वो फ्लेक्सिबल भी है, जैसे कि इमरजेंसी के टाइम पर फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट जो है वो बहुत ही इजीली ऑन द बेसिस ऑफ जो इजीली वोटिंग से मेजॉरिटी वोटिंग की जरूरत नहीं होती है उसमें, है ना, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, तो उसके थ्रू फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट किया जा सकता है। तो इसीलिए इन दोनों पॉइंटों पे गौर करने के बाद, यूनिटरी और फेडरल फीचर्स पर गौर करने के बाद, हमारे सामने जो केस आता है वो है कि दैट वी हैव एक्चुअली ऑन द मिडिल पाथ। ठीक है, यूनिटरी भी है, फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है, फेडरल भी है, सारी चीजें हैं। क्योंकि एट दैट टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे, जो हमारे पास एक एमरेट थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, और भी जो मेंबर्स थे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने जो रास्ता चुना वो मिडिल पाथ था। क्योंकि एट दैट टाइम और आज तक भी वो पॉइंट स्टैंड करता है कि कुछ जगहों पे हमें यूनाइटेड होने की जरूरत होती है, हमें यूनिटरी फीचर्स चाहिए होते हैं कुछ टाइम पे, और कुछ टाइम पे और नॉर्मल टाइम्स पे हमारा सिस्टम रिजिड हो सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। तो नीचे देयर इज आल्सो अ डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज गिवन। तो यूनिटरी और फेडरल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, वैसे ही फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल होती है। तो हमारा जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री है, US का सिस्टम जो है वो प्रेसिडेंशियल है। तो कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट जो होता है वो टाइटुलर हेड होता है ना, और जो पावर है वो वेस्ट होती है प्राइम मिनिस्टर के पास। ठीक है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो पावर है वो वेस्ट करती हैं प्रेसिडेंट के पास, ना कि PM के पास। ठीक है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म में फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इज दियर, कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, दे सिंक एंड स्विम टुगेदर।
While on the contrary, a clear separation of power is seen when there is a federal kind of structure. बहुत ही क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर मेंशन होता है, जैसे कि हम यूएस के प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखते हैं। लास्टली पार्लियामेंट्री फॉर्म, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सिंक एंड स्विम टुगेदर है, इसीलिए जो लेजिस्लेशन है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो डिपेंड करता है वो कितना सपोर्ट इन द हाउस इंजॉय कर रहा है। अगर वो सपोर्ट कहीं भी कम पड़ता है, जैसे कि कोएलिशन की अगर गवर्नमेंट बनती है, तो जाहिर सी बात है बहुत सी चीजें बैलेंस करके चलनी पड़ती हैं, क्योंकि जैसे ही सपोर्ट कम होता है, मेजोरिटी कम होती है, वैसे ही सरकार गिर जाती है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फिक्स्ड टर्म ऑफ ऑफिस होता है, जैसे कि यूएस के केस में 4 साल है, तो वो गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करता है। वो टर्म एक बार प्रेसिडेंट अगर आप बन गए तो ऑलमोस्ट वो टर्म कंप्लीट ही होता है। बाकी लेजिस्लेशन पर उसके ऊपर कोई उसका असर नहीं होता। सो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। सो वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो इस स्लाइड में ऐसा कुछ नहीं है जो एक्सप्लेन करने वाला हो। जो लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा और समझा है वही चीजें इसमें दे रखी हैं। President is the constitutional head of the executive is given under Article 53, but the real executive power is exercised by the Council of Ministers headed by PM, Prime Minister। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं, सिंक एंड स्विम टुगेदर करते हैं, दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 75। प्रेसिडेंट acts on the aid and advice of the Council of Ministers. It is given under Article 74 of the Indian Constitution expressly। तो यहाँ पर सिर्फ आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन इनसे आते हैं, वरना हम इनको डीपली तो जब पढ़ेंगे व्हेन वी विल डिस्कस दी एग्जीक्यूटिव, यानी कि प्रेसिडेंट को डिस्कस करेंगे, पार्लियामेंट को डिस्कस करेंगे, तो डीप डाउन हम उसमें डीपली पढ़ेंगे। बट स्टिल इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए इजी हो जाते हैं। So, this is the slide which deals with the sources of the Indian Constitution. Basically, Indian Constitution is a blend of indigenous ideas which has been taken from different jurisdictions, from different states. It is also called a bag of borrowing, है ना? तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से, देशों से हमने डिफरेंट डिफरेंट चीजें बोरो की हैं, उसमें टेक्निकलिटीज रिमूव करके उसको अकॉर्डिंग टू द इंडियन नीड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने बनाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी ये सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कई बार पूछी जाती हैं, कई सारे एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लो। जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, single citizenship, legislative procedures, parliamentary privileges, and first past the post system has been borrowed from the United Kingdom, or fundamental rights, supremacy of the constitution, independence of the judiciary, judicial review, impeachment of the president। ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए हैं। उसके अलावा कनाडा से हमने फेडरल सिस्टम लिया है विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, और द रेजिड्यूटरी पावर विल बी विद द सेंटर। तो ये चीज भी हमने ली है। ये हमारे यहाँ कहाँ देखने को मिलती है, टू आर्टिकल 253, है ना, 249, इन जगहों पे ये रेजिड्यूटरी पावर सेंट्रल के पास वेस्ट करती है, तो ये हमें देखने को मिलती है। आयरलैंड से हमने ली है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है कॉन्फ्रेंट लिस्ट एंड डिवीजन ऑफ पावर। प्रियम्बल जो हमने मोर और लेस बोरो किया है, दैट इज फ्रॉम द यूएन, यूनाइटेड नेशंस चार्टर। जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस को बोरो किया था। साउथ अफ्रीका से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर को हमने बोरो किया है। रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज, जापान से प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, and from France we have borrowed the ideas of liberty, equality and fraternity, which is also engraved in the French Revolution। So with this the borrowing of bags is now completed। तो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन कर लेनी है। जर्मनी इमरजेंसी प्रोविजंस, कुछ चीजें इसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट, मतलब ऑलमोस्ट ये पूरी की पूरी लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी से भी कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। So with this we will be moving on to the next topic। So now we will be going through the key features of the Constitution of India।
इनसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं और बहुत ही प्रिसाइज चुने हुए सेंटेंसेस यहाँ लिखे हुए हैं, जो कि कई बार कई सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सो वी विल बी गोइंग थ्रू वन बाय वन। मोस्टली तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, मोस्टली चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ और बची हुई चीजें वी विल बी डिस्कसिंग इन द कमिंग लेक्चर्स, जब हम इन पार्ट्स को डीपली पढ़ रहे होंगे, एक पर्टिकुलर पार्ट को कंप्लीट कर रहे होंगे, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इमरजेंसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव, तीनों पढ़ेंगे। फिर प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट वी विल बी गोइंग थ्रू, देन वी विल बी गोइंग थ्रू द जुडिशरी, देन वी विल बी कवरिंग स्टेट। उसके बाद फिर कुछ और सब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे, टैक्सेशन। फिर देन वी विल बी गोइंग थ्रू डिफरेंट कमीशंस, तो उस टाइम पे हम इनको डीपली पढ़ेंगे। बट यहाँ पर द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 395 आर्टिकल हैं, 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है और एट दैट टाइम वहां पर 8 शेड्यूल्स थे, अब ये शेड्यूल बढ़ के 12 हो चुके हैं। ठीक है, करेंटली हमारे पास 25 पार्ट्स में 470 आर्टिकल हैं और 12 शेड्यूल्स में डिवाइड कर रखे हैं। सर आइवर जेनिंग ने इसको मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड बोला है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है सोवेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये पांचों शब्द हैं, ये पांचों शब्द हमारी प्रियम्बल की आत्मा है, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, हमारे फाउंडिंग फादर्स की आत्मा है इन शब्दों के अंदर। तो ये शब्द हम व्हेन वी विल बी गोइंग थ्रू द प्रियम्बल ऑफ इंडिया डीपली पढ़ेंगे कि कहाँ से क्या चीज बोरो की है। बाकी हमारा सोवेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, जो ये तीन शब्द थे, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे। उसके बाद दो शब्द सोशलिस्ट और सेक्युलर हमने 42nd अमेंडमेंट से ऐड किए हैं 1976 में, है ना। एंड द अथॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम लोग देते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज फॉलोड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये मॉडल हमने वेस्टमिंस्टर मॉडल बोरो किया है फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पर प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है और रियल पावर्स लाइज विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये गौर करने वाली बात है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट along with the प्राइम मिनिस्टर। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है आर्टिकल 75 लोकसभा में, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स। So next important feature which exists in the Constitution of India is the fundamental rights, which is dealt in part 3 of the Indian Constitution, article from 12 to 35. These are justifiable and enforceable. इनको अगर इनका वायलेशन होता है किसी भी फंडामेंटल राइट का, सो यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। ठीक है, दो दीज राइट्स आर ऑल्सो नॉट एब्सोल्यूट, वहां पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स इज देयर एंड दीज आर द फाउंडिंग थिंग इन एनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमने आयरलैंड से बोरो की है, हमने देखा था, पढ़ा था अभी पीछे भी। तो दीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। ये फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, ये हमारे फो फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए डाली थी ताकि ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल का रोल प्ले करे कि एक स्टेट को, एक देश को कैसे होना चाहिए। ये एक तरीके से एक देश का कैरेक्टर बताती है कि क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए। तो इनसे इंस्पायर होके बहुत से आर्टिकल बनाए गए हैं, जिसमें आर्टिकल 21A दैट इज राइट टू एजुकेशन है, और भी कई सारी चीजें हैं, एनवायरनमेंट को रिलेटेड कई सारे लॉज बनाए गए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अभी हम बात कर ही रहे हैं, कुछ स्टेट में वो पहले से एग्जिस्ट भी करती है। तो ये एक तरीके से गाइडिंग स्टार की तरह काम करती है, जो चीजें उस टाइम के समाज के हिसाब से नहीं हो सकती थी, लेकिन आने वाले समाज पे, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को भरोसा था कि आने वाले समाज में ये चीजें होनी चाहिए, तो वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाल दी गई ताकि वो हमारे लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को, जुडिशरी को गाइड करे। ठीक है, देन इज द यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। ठीक है, तो हर बंदा जो कि नागरिक है हिंदुस्तान का,
18 साल से ऊपर है तो देन ही हैज राइट टू वोट विच इज देयर अंडर आर्टिकल 326। 61st अमेंडमेंट 1989 से इसको एज को रिड्यूस कर दिया गया, 21 साल से 18 साल कर दिया गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको नोट्स बना लें। सो ये सारे के सारे पॉइंट्स तो हम पहले ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में, दैट इट इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। फेडरल है, यूनिटरी भी है। फेडरल स्ट्रक्चर है, सेंटर के पास अपनी लिस्ट है, स्टेट के बाद अपनी लिस्ट है, फिर एक कॉन्करेंट लिस्ट भी है। और जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि केसी वेयर ने इसको क्वाजाई फेडरल बोला था। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप आता है, देन हाई कोर्ट आता है ना। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री है। दो हाई कोर्ट इज अ सबॉर्डिनेट कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, बट स्टिल 226 में बहुत सी पावर हाई कोर्ट्स के पास हैं जो सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा है, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन वी विल बी गोइंग थ्रू द जुडिशरी, जुडिशियल पार्ट में जब हम गो थ्रू कर रहे होंगे प्रोविजंस को, है ना। और उसका एक इम्पॉर्टेंट काम है रूल ऑफ लॉ को हमेशा बनाए रखना, और जुडिशियल रिव्यू का एक फीचर है जिसके लिए हमारे पास, जिससे कि हम एक लेजिस्लेशन को एब्सोल्यूट पावर ना दी जाए, तो कहीं ना कहीं उस पर एक लगाम रहे। तो जुडिशियल रिव्यू और रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जैसे फीचर्स हैं हमारे पास। सिंगल सिटीजनशिप है, ताकि एक यूनिटरी नेचर हमारा दिखता रहे। और लास्ट में एक सेक्युलर स्टेट है, सेक्युलर वर्ड 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, कि जो ये कहता है कि स्टेट डज नॉट हैज एनी रिलीजन, बट हमारे सेक्युलरिज्म थोड़ा अलग है। वी रेस्पेक्ट ईच रिलीजन, कि हमारे यहाँ स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, बट स्टेट हर धर्म की रेस्पेक्ट करेगी। तो ये हमारा बेसिक आइडिया है सेक्युलर का। और लास्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, कुछ ड्यूटीज जो कि हमने यूएसएसआर से बोरो की हैं, 42nd अमेंडमेंट के बाद ऐड की गई हैं, और उसके बाद उसमें एक अमेंडमेंट किया गया है राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड, जो कि हमने ऐड किया है अपने फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो विद दिस वीडियो इज कंप्लीट। आई होप कि आपने ये सारे के सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं विद डेट वाइज, क्योंकि इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नाउ वी विल बी आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन द PYQs, जो कि इनसे रिलेटेड है। उसमें आप देखेंगे कि ईच एंड एवरीथिंग जो वीडियो 1 और वीडियो 2 में मैंने पढ़ाई है, जिसकी मैंने गो थ्रू कराया है, वो सारी की सारी पूछी गई हैं, और वो सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। इस पे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और भी लॉ से रिलेटेड सारी वीडियोस में डालता रहूंगा। सबसे पहले हम इस जुडिशरी की सीरीज में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को कवर कर रहे हैं। सो ये दूसरी वीडियो थी। नाउ थर्ड वीडियो विल बी ऑन MCQs रिलेटेड टू दिस टॉपिक विच हैज बीन डिस्कस्ड, और इसी पैटर्न में हम आगे भी वीडियोस बनाएंगे। टिल देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।